संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सियासत में एक बदल फट पड़ा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अब से ठीक 20 दिन बाद वो अपने कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ मनाने वाले थे, मगर ये हो ना सका। राजस्थान के लोगों के लिए ये तजुर्बा पहला नहीं है। इससे पहले राजस्थान के ही रहने वाले बाबोसा माने की भैरव सिंह शेखावत भी उपराष्ट्रपति पद पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे और 4 साल के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े। और संयोग की बात यह है, इन दोनों शख्सियतों का जन्म शेखावटी अंचल में हुआ था। खैर, अब मैं उन विश्लेषणों में नहीं जाऊंगा कि किन कारणों से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, लेकिन जगदीप धनखड़ की राजनीतिक पड़ाव के कुछ जरूरी हिस्से आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगा। जगदीप धनखड़ का जन्म झुंझुनू के किठाना गांव में साल 1951 में हुआ। शुरुआती तालीम गांव के ही सरकारी स्कूल से और 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से हुई। फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक हुए। इसके बाद साइंस से नाता टूटा और वकालत में मन रमा। यूनिवर्सिटी से लॉ कर लिए। साल 1979 से लेकर लगभग साल 2014 तक वकालत से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे। उनके कुछ करीबी तो ये भी कहते हैं कि राजनीति से ज्यादा धनखड़ वकालत में सफल रहे। 10 साल की वकालत के बाद उनको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया और यहीं से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पनपने लगी। उन दिनों हरियाणा के ताऊ देवीलाल की धोती आसमान में सूखा करती, माने कि राजनीति में उनका सिक्का बहाल था। 1989 में देवीलाल अपना 75वां जन्मदिन मना रहे थे। जगदीप धनखड़ 75 गाड़ियों का ही काफिला लेकर उनसे मिलने पहुंचे। इसका इनाम उनको झुंझुनू से लोकसभा टिकट के रूप में मिला और करम की ऐसी बजी कि देवीलाल बीपी सिंह के अलायंस में चुनाव लड़े थे और बीपी सिंह सरकार में भी आ गए। तो देवीलाल उप मुख्यमंत्री बने और धनखड़ को डिप्टी मिनिस्टर पद मिला। बीजेपी के विरोध के बाद बीपी सिंह 1 साल के अंदर ही पूर्व प्रधानमंत्री हो गए और कांग्रेस के समर्थन से नंबर लगा बलिया के बाबू साहेब चंद्रशेखर का। कांग्रेस से लाइजनिंग बिठाने में धनखड़ ने हनुमान का काम किया था। इसके बाद से वो राजीव गांधी के विश्वस्त सिपाह सालार हो गए, लेकिन अफसोस ये भी था कि इस सरकार में उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद धनखड़ ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 1991 में लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन इस बार धनखड़ को झुंझुनू से नहीं अजमेर से टिकट दिया गया। अजमेर सीट जाट प्रत्याशी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश धनखड़ यहां से चुनाव हार गए। इसकी वजह रहे राजेश पायलट। राजीव गांधी ने उनको गुर्जर वोटों को साधने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन पायलट ने अपने हितों का ध्यान रखते हुए धनखड़ को चुनाव हरवाने में सफल रहे। राजीव गांधी ने भी स्वयं इनके लोकसभा में खूब प्रचार किया, लेकिन पायलट के वर्चस्व को नहीं तोड़ पाए। राजीव गांधी की मौत के बाद उनका गांधी परिवार से कनेक्शन लगभग कट गया। साल 1993 में वो किशनगढ़ से विधायक बने, लेकिन विपक्ष के। 1998 में माधवराज सिंधिया ने उन्हें झुंझुनू से चुनाव में कुदा दिया, लेकिन इस बार शीशराम ओला ने और अशोक गहलोत ने ही उनकी चेकमेट कर दिया और धनखड़ को यह समझ आ गया था कि झुंझुनू की जमीन अब उनके लिए महफूज नहीं रही। 1999 में धनखड़ ने अल्पकाल के लिए शरद पवार की एनसीपी भी ज्वाइन की, लेकिन उनका मन वहां बहुत ज्यादा नहीं रहा और साल 2000 में वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ बीजेपी के साथ जुड़ गए। 19 साल तक वो बीजेपी की नॉन परफॉर्मिंग असेट बने रहे और साल 2019 में उनके दिन फिरे और उनकी तैनाती की गई बंगाल में गवर्नर के पद पर। इसके बाद धनखड़ बराबर मीडिया फुटेज खाते रहे। बंगाल गवर्नर रहते हुए वो ममता बनर्जी के साथ कभी तालमेल नहीं बिठा पाए। बीजेपी में रहते हुए उनकी नजदीकी संघ परिवार के साथ बढ़ने लगी। आरएसएस के अधिवक्ता एसोसिएशन के गठन में भी उन्होंने थिंक टैंक का काम किया। इसके बाद संघ ने उनके नाम के लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए मोहर लगा दी। चुनाव से ठीक 10 दिन पहले मोहन भागवत जगदीप धनखड़ के झुंझुनू स्थित आवास के मेहमान थे, वो भी जगदीप धनखड़ की अनुपस्थिति में। खैर, ये सब घटनाक्रम तो सिलसिलेवार ढंग से समझ आता है, लेकिन उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया, ये बात कहीं भी खड़ी नहीं हो पा रही है। ये तबीयत की खराबी है या सियासत की, ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगी। हमारी इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही। मैं आपका होस्ट आदित्य, आप देख रहे हैं द बवाल।
शुक्रिया।